इन्वेस्टर देखेगा वो यही कहेगा कि मार्केट तो हमेशा ऊपर ही जाती है एंड हार्डली कभी नीचे आती है। बट कौन भूल सकता है इस कोविड क्रैश को, जब निफ्टी 50 अपने हाई से 40% के अराउंड क्रैश हो जाती है एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या हाल हुआ होगा वो आप अज्यूम कर सकते हैं। बेरएज अगर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तब भी निफ्टी 50 65% से ज्यादा क्रैश हो जाता है एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या हुआ होगा वो आप समझ सकते हैं। तो अभी जो स्टॉक मार्केट में करेक्शन हो रही है जिसके चलते हम में से कई सारे इन्वेस्टर्स परेशान हैं। इस तरह की करेक्शंस हर 2-3 साल में होती रहती हैं, बट अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही जाती है एंड फर्दर भी मार्केट को ऊपर ही जाना है। एंड ऐसे में हम वॉरेन बफेट की कोटेशन को कैसे भूल सकते हैं कि द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट। लेकिन अगर प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो निफ्टी 50 अपने हाई से 7% के अराउंड नीचे है। बेरएज अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करें एंड 5 ईयर का प्राइस टू अर्निंग का चार्ट लगाकर देखें तो निफ्टी 50 का प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग निकल कर आ रहा है 21.39 एंड 5 ईयर के कंपैरिजन में जब हमने देखा तो यहां हमें कुछ वैल्यू इमर्ज होती हुई दिखी है। बेरएज निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स की बात करें तो ये अपने हाई से 6.6% के अराउंड क्रैक्ट हुआ है एंड प्राइस टू अर्निंग को अगर हम देखें तो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग है 25.37 एंड इसे अगर हम 5 ईयर के टाइम फ्रेम पर लगाकर देखें तो यहां हमें बहुत ज्यादा वैल्यू इमर्ज होती हुई नहीं दिखी है। 5 ईयर के होरिजन पर समवट मॉडरेटली वैल्यूड बोला जा सकता है। देन अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को देखें तो ये अपने हाई से 17.5% के अराउंड करेक्ट हो चुका है एंड वैल्यूएशन वाइज बात करें तो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग है 25.20 एंड इसे अगर हम 5 ईयर के टाइम होरिजन पर लगाकर देखें तो ये भी हमें मॉडरेटली वैल्यूड दिख रहा है। तो यहां से क्या हुआ है कि हमें इंडाइसिस लेवल पर एक पिक्चर मिली है। यहां पर वैल्यूएशन वाइज हमें निफ्टी 50 सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड दिखा है, बट वैल्यूएशन को अगर हम इंडिपेंडेंटली स्टॉक्स के लेवल पर देखें तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस में आज कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से 40% 50% तक करेक्ट हो चुके हैं एंड वैल्यूएशन वाइज भी काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेस के अंदर कई सारे बिजनेसेस ऐसे हैं यहां पर ग्रोथ एंड वैल्यूएशन का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आने वाले कुछ ही मिनट्स में हम अलग अलग सेक्टर के कुछ ऐसे बिजनेसेस को स्टडी करने वाले हैं। यहां ग्रोथ के ट्रिगर्स भी विजिबल हैं एंड वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव हो गई है। लेकिन किसी भी बिजनेस में बने रहने के लिए हमारी उस बिजनेस के ऊपर कन्विक्शन काफी हाई होना जरूरी है। इसलिए हम जो भी आपको रीजंस प्रोवाइड करेंगे उसे भी आप अपने डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली यूज करिएगा। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। हमारे काम को अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करें एंड अपनी फीडबैक को भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले बात करना चाहेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिनके फाउंडर्स रिसेंटली शार्क टैंक इंडिया में भी आए थे एंड जब उन्होंने कहा कि वो जिन कंपनीज को ट्रैक करते हैं उनकी सारी फाइलिंग्स को खुद पढ़ते हैं, तो पहले तो शार्क्स ने उन्हें अप्रिशिएट किया फॉर देयर क्वालिफिकेशन क्योंकि सारे आईआईटी एंड आईआईएम टॉपर्स में से हैं। एंड सेकंड अनुपम मित्तल ने कंपेयर किया विद वॉरेन बफेट एंड कहा कि वो भी बहुत सारी फाइलिंग्स पढ़ते हैं एंड यू आर अ गुड कंपनी। थर्ड फाउंडर्स ने बताया कि वो कैसे कंपनीज की मैनेजमेंट के फ्रॉड को पकड़ते हैं एंड ये सब वो अपने प्लेटफॉर्म पर अपडेट भी करते हैं। प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंटली 90 डेज के लिए सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में भी ऑफर किए जा रहे हैं एंड नाम है सोवरेन। तो इनके फ्लैगशिप फीचर डिस्कवर में जाएं तो यहां हमें अलग अलग बकेट्स के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिलेंगे। डेमो के लिए मैं अग्रेसिव ग्रोथ ट्रिगर वाली बकेट को ओपन कर देता हूं एंड यहां पर आपको एक एक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि मल्टीपल ग्रोथ ट्रिगर्स मिलेंगे। एनालाइज को क्लिक करके आप फर्दर सारी डिटेल्स को स्टडी भी कर सकते हैं। आईपीओ में डिसीजन मेकिंग के लिए आप आईपीओ सेक्शन को यूज कर सकते हैं। प्राइम सेक्शन इज वन ऑफ माय फेवरेट। यहां पर कई सारे स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर प्राइम आर्टिकल्स मिलते हैं एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यूज भी मिलते हैं। न्यूज सेक्शन में हमें स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहते हैं एंड ट्रैक सेक्शन में हमारे पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स के बारे में हमें रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए नॉलेज एंड लर्न सेक्शन है एंड ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहते हैं। सारे प्रीमियम फीचर के 1 ईयर के एक्सेस के चार्जेस आपके सामने ये रहे एंड सोवरेन टाइम्स के एक्सेस के चार्जेस आपके सामने ये रहे। लेकिन 90 डेज के लिए जो सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में मिल रहे हैं उसके लिए साइन अप पर जाकर ये डिटेल्स भरने के बाद यूज करें कूपन कोड फ्री ट्रायल। सो चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। तो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। तो फ्रेंड्स इस करेक्शन में हमने ऑलरेडी 20 के अराउंड कुछ प्रॉमिसिंग बिजनेसेस को स्टडी किया हुआ है। तो ये है वो प्लेलिस्ट एंड ये है वो फाइनल वाला वीडियो। तो आज जिन भी बिजनेसेस को हम कवर करने वाले हैं उन्हें हमने इस वाली सीरीज में कवर नहीं किया हुआ है। तो मींस आज डिस्कस किए जाने वाले बिजनेसेस अलग बिजनेस होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के ऊपर यहाँ पर इंडस्ट्री के कई सारे बिजनेसेस के अंदर काफी अच्छी वैल्यू इमर्ज हुई है एंड इंडस्ट्री है गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ने के कारण ज्वेलरी प्लेयर्स को अपनी इन्वेंट्री को बनाए रखने के लिए हायर फंड्स को इन्फ्यूज करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अनऑर्गेनाइज्ड एंड स्मॉलर प्लेयर्स के लिए ये काफी चैलेंजिंग फेस है, जिससे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को एक एज मिलता है अपने बिजनेस को स्मूथली एंड एफिशिएंटली रन करने में एज कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। बाकी मार्केट शेयर तो ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा ही रहा है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी,
ट्रस्ट एंड मैंडेटरी हॉलमार्किंग। तो फर्स्ट स्मॉल कैप बिजनेस जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो अपने बिजनेस मॉडल के अंदर बहुत सारी चेंजेस इंप्लीमेंट कर रहा है जो बढ़ते हुए गोल्ड प्राइसेस को एड्रेस करने के लिए इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। एंड यही कारण है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी हमें काफी अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। यहाँ पर रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 33% की ग्रोथ हुई है एंड नेट प्रॉफिट्स में हुई है 7 टाइम्स के अराउंड। एंड ऐसा कैसे हुआ है वो भी हम आगे बताएंगे। तो बिजनेस का नाम है सेनको गोल्ड लिमिटेड जो बंगाल बेस्ड कारीगरी की लेगेसी को कैपिटलाइज कर रहा है। एंड यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि जो ज्वेलरी की क्राफ्टिंग की जाती है वो वेस्ट बंगाल में ही की जाती है एंड देन उसे अलग अलग सिटीज में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अभी जो गोल्ड प्राइसेस बढ़े हैं उसे ये कैसे एड्रेस कर पा रहे हैं एंड वो ऐसे कि ये काफी क्विकली कस्टमर बजट फिट के हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 18 कैरेट, 14 कैरेट एंड इवन की 9 कैरेट की ज्वेलरी भी आती है। एंड ये उन कुछ चंद प्लेयर्स में हैं जिन्होंने सबसे पहले 9 कैरेट ज्वेलरी को इंट्रोड्यूस किया है। उसका लोकेशन एंड कस्टमर फिट के हिसाब से इनके अलग अलग स्टोर्स के फॉर्मेट भी हैं जिसमें क्लासिक आता है, मॉडर्न आता है, डी सिग्निया आता है, एवरलाइट है एंड हाउस ऑफ सेनको है। जो हायर टिकट वैल्यू वाला फॉर्मेट है उसमें एक तो मॉडर्न है जिसमें एवरेज टिकट वैल्यू रही है 1,07,400। देन डी सिग्निया है, यहाँ 1,04,000 के अप्रॉक्स है। एंड जो लोअर एवरेज टिकट वैल्यू वाला फॉर्मेट है वो है एवरलाइट एंड एवरेज टिकट की वैल्यू है 46,100। तो सैनस जो हमें यहाँ पर दिख रहा है ये इनका एक ब्रांड है जो लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी हो गई, लेदर बैग्स एंड एसेसरीज हो गई एंड फ्रेग्रेंसेस सेगमेंट को कैटर करता है। एंड प्राइसिंग भी आप यहां पर सबकी देख सकते हैं। स्टोर्स के नंबर मैं फर्दर सबके एक साथ में बताऊंगा। फ्रेंड्स, सैनस ब्रांड के प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस किस तरह से हो रही है इसके बारे में मेरे पास कोई ज्यादा डाटा नहीं है, लेकिन आगे जब हम स्टोर्स के नंबर्स को डिस्कस करेंगे उसमें सैनस के स्टोर्स को किस तरह से आगे बढ़ाने का प्लान है वो भी आपके सामने रखूंगा। वहां से भी हमें कुछ आइडिया मिल सकता है कि ये ब्रांड ग्रो कर रही है कि नहीं। फ्रेंड्स, एक और काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स रहता है वो रहता है फुटफॉल कन्वर्जन का, वो है 66%। इसका मतलब ये है कि इनके जितने भी स्टोर्स हैं उसमें जितने भी कस्टमर्स एंटर करते हैं उसमें से जो 66% ऑफ कस्टमर्स हैं ये प्रोडक्ट को बाय करके ही जाते हैं। ये कन्वर्जन रेट बहुत हायर तो नहीं है बट डिसेंट है क्योंकि तनिष्क वगैरह का इससे हायर रहता है। देन स्टड रेशो इनकी 10.9% है। तो ज्वेलरी बिजनेस के अंदर जिस प्लेयर की स्टड रेशो जितनी हायर होगी उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उतने हायर होंगे क्योंकि जो स्टड वेस्ड ज्वेलरी है यहाँ पर मार्जिन हायर मिल जाते हैं। अदरवाइज गोल्ड का रेट तो सेम ही रहता है। इन्हें सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड का अवार्ड भी मिला है एंड 85+ ईयर्स की लिगेसी भी है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स दैट इज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एंड वो हुई है 21% की इस क्वार्टर में। एंड ये किसी भी रिटेल बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। 21% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा है। उसका स्टोर्स के नंबर्स को फर्दर बढ़ाने के लिए ये एसेट लाइट बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल है, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल है। तो किस फॉर्मेट में कंपनी को कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है एंड फ्रेंचाइजी ओनर को कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है उसके लिए आप ये डिटेल स्टडी कर सकते हैं। एंड आज इनके पास जो टोटल 196 स्टोर्स हैं उसमें 83 जो हैं वो फ्रेंचाइजी शोरूम्स हैं एंड ये टोटल रेवेन्यू का 33% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस क्वार्टर एंड तक ये 4 नए और स्टोर्स ऐड करेंगे जिससे टोटल स्टोर्स के नंबर हो जाएंगे 200 एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 18 से 20 नए स्टोर्स ऐड किए जाएंगे जिसमें से 8 से 10 स्टोर्स जो हैं ये फ्रेंचाइजी मॉडल पर होंगे। बेराज इनकी अगर हम सैनस ब्रांड की बात करें तो इनके 8 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं। 61 लोकेशंस पर ये सिस मॉडल पर अवेलेबल हैं यानी कि शॉप इन शॉप मॉडल एंड यहाँ पर इनके लेदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं एंड 95 सेनको आउटलेट्स में इनके फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। देन 4 लोकेशंस ऐसी हैं यहाँ पर ये मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में अवेलेबल हैं। फर्दर 4 और नए इनके एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स आ रहे हैं इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया विच शोज की शायद ब्रांड को एक डिसेंट ट्रैक्शन मिल रहा है। तो इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या हुआ है तो अगर हम रेवेन्यू में देखें तो यहां पर हुई है 33% की ग्रोथ एंड जैसा हमने बताया था कि नेट प्रॉफिट्स में जो ग्रोथ हुई है ये क्लोज टू 7 टाइम्स हुई है। एंड ऐसा हुआ क्यों है एंड वो इसलिए हुआ है जो सितंबर 24 एंड दिसंबर 24 के क्वार्टरली रिजल्ट्स थे यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी श्रिंक हुए थे। एंड ये क्यों श्रिंक हुए थे हमने अपने चैनल पर भी बताया था क्योंकि उस टाइम जो बजट आया था तब गोल्ड पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे 15% से घटाकर 6% कर दिया गया था एंड कंपनी को 1 टाइम इन्वेंटरी लॉसेस लेने पड़े थे। तो ये जो खराब नेट प्रॉफिट्स हैं ये अब कंपनी को एक अच्छा बेस प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अगर ये रिजल्ट्स उतने खराब ना भी होते तब भी रिजल्ट्स काफी एक्सीलेंट आए हैं क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफी अच्छे आए हैं, सेल्स में भी ग्रोथ हुई है एंड इस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट्स से इस स्टॉक का कुछ हद तक सेंटीमेंट पॉजिटिव भी हुआ है। एंड उसका एक रीजन और भी है एंड वो है इसका प्राइस टू अर्निंग जो प्रेजेंटली है 10.4
एंड अगर हम चार्ट्स में भी देख लें तो हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग का चार्ट लगा लिया है हमने, तो ये हिस्ट्री के लोएस्ट एवर वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। ये जो वैल्यूएशन इतनी नीचे आई है इसके पीछे कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में कोई एक्सेप्शनल इनकम बढ़कर आई हो जिसके चलते नेट प्रॉफिट ज्यादा बढ़े हो एंड अल्टीमेटली प्राइस टू अर्निंग नीचे आया हो। क्योंकि यहां पर अगर हम अदर इनकम में भी देखें, ऑल्दो ये प्रीवियस क्वार्टर्स के कंपैरिजन में 10 से 12 करोड़ बढ़कर आई है, एंड अगर हम टोटल जो नेट प्रॉफिट्स है उसमें से 10 से 12 करोड़ माइनस कर भी दें तो भी ये 255 करोड़ बनता है। उसके बावजूद भी ये बहुत अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। तो एक बिजनेस जो 20% से ज्यादा के कैगर पर अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रहा है, उसका 10 की वैल्यूएशन पर होना, इसे हम डीपली अंडरवैल्यूड बोल सकते हैं। तो इन माय ओपिनियन इस बिजनेस को फर्दर स्टडी कर सकते हैं क्योंकि ग्रोथ एंड वैल्यूएशन का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो इस इंडस्ट्री से जिस सेकंड प्लेयर के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो वो जिन एरियाज में ऑपरेट करता है वहां पर इनकी ब्रांड एक्सेप्टेंस तनिष्क, मालाबार एंड कल्याण ज्वेलर्स इन सबसे हायर है। एंड उसके लिए ऑफकोर्स मैं आपको नंबर्स भी बताऊंगा। तो बिजनेस का नाम है पीएन गडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड, बट बाय दिस बिजनेस। तो शुरुआत करते हैं जो रिटेल बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है, दैट इज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। तो इस क्वार्टर में ग्रोथ हुई है 33% की, जो कि एक्सीलेंट ग्रोथ है एंड ये पूरी इंडस्ट्री में सबसे हायर है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केपीआई है। तो इस क्वार्टर में और क्या हुआ है कि इनकी जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है इसमें 35% की ग्रोथ हुई है एंड जो फुटफॉल है इसमें 33% की ग्रोथ आई है। मींस ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड जितने कस्टमर्स इनके सारे स्टोर्स में विजिट करते थे उसके कंपैरिजन में 33% की ग्रोथ हुई है इस क्वार्टर में। एंड इसमें जो कन्वर्जन रेट रहा है वो रहा है 94%, जो कि अमेजिंग है। तो ये कन्वर्जन रेट बताता है कि कस्टमर इनके डिजाइन एंड मेकिंग चार्जेस के मामले में कितना कन्विंस रहता है एज कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। एंड ये कन्वर्जन रेट पूरी इंडस्ट्री में सबसे हायर है, क्योंकि अगर आप तनिष्क, मालाबार, कल्याण ज्वेलर्स इनका कन्वर्जन रेट भी देखेंगे तो वो 75% के अराउंड देखने को मिलता है। उसके बाद और क्या हुआ है कि इस बार इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रहा है 3.2x का। इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में इन्हें अपनी इन्वेंट्री को कितनी बार रिप्लेनिश करना पड़ा। ये जितना हायर होता है उतना बेटर होता है, विच मीन्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो लंबे समय तक इन्वेंट्री में नहीं पड़े रहते हैं बल्कि बिक जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है इनका एक्सपेंशन फेज। आज अगर हम देखें तो इनकी जो मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंस है वो महाराष्ट्र में है एंड उसमें भी पुणे डिस्ट्रिक्ट में। ये पूरा महाराष्ट्र का मैप है एंड ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टोर्स महाराष्ट्र में ही है। लेकिन अब नई स्टेट्स जिसमें ये फोकस कर रहे हैं उसमें है उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश। सेपरेट स्टेट वाइज मैप आप यहां पर देख सकते हैं। टोटल इनके 66 स्टोर्स हो चुके हैं, जिसमें से 16 स्टोर्स जो हैं ये फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये 80 स्टोर्स का टारगेट कर रहे हैं। मींस 14 के अराउंड नए स्टोर्स ओपन होंगे एंड फाइनेंशियल 27 तक इनके जो टोटल स्टोर्स का काउंट है वो हो सकता है 105, जो कि एक हेल्दी ग्रोथ की विजिबिलिटी देता है। तो एक्सपेंशन की जब भी बात आती है तो इससे एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फंड्स कहां से आएंगे। तो कुछ एक्सपेंशन जो है वो इंटरनल एक्रूअल से किया जाएगा, कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल पर स्टोर्स ओपन किए जाएंगे एंड थर्ड अगर आप यहां पर देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 83.11% एंड एज पर सेबी रेगुलेशन विद इन 3 इयर्स प्रमोटर को अपनी होल्डिंग 75% या उससे नीचे लेकर आनी होती है। तो ऐसे में ये एक QIP भी प्लान कर रहे हैं, तो उससे भी इन्हें स्टोर्स एक्सपेंशन में हेल्प मिलेगी। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इनका जो टारगेट है वो है 9,000 से 9,500 करोड़ की रेवेन्यू का। लास्ट के 3 क्वार्टर्स में ये ऑलरेडी 7,200 की रेवेन्यू को अचीव कर चुके हैं, जिससे 9,500 करोड़ की रेवेन्यू को ये इजिली अचीव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 20 से 25% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे फाइनेंशियल 27 के एंड तक इनकी रेवेन्यू हो सकती है 12,000 करोड़ की, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ है। तो फाइनेंशियल मैट्रिक्स इनके सारे ही एक्सीलेंट हैं, चाहे रिटर्न रेशियोस हो गई, डेट टू इक्विटी भी कंफर्टेबल जोन में है। देन आता है वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटली प्राइस टू अर्निंग है 18 का एंड अगर हम प्राइस टू अर्निंग का चार्ट लगाकर भी देखें तो ये हिस्टोरिकल लो वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। फ्रेंड्स क्या है कि जब अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर हमें हिस्टोरिकल लो वैल्यूएशन पर बिजनेसेस मिलने लगते हैं तो ये बेस्ट टाइम होता है जब हम उन पर सीरियस फोकस करें। तो इस बिजनेस को भी फर्दर स्टडी किया जा सकता है। नेक्स्ट बिजनेस एक कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्लेयर को सेलेक्ट किया है जिनकी ब्रांड की एक्सेप्टेंस इतनी सॉलिड है कि कुछ प्रोडक्ट्स में ये मार्केट लीडर बन चुके हैं डिस्पाइट अ स्मॉल कैप कंपनी। तो बिजनेस पर हमने प्रीवियसली कभी भी डिस्कशन नहीं की है एंड नाम है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहली स्ट्रेंथ ये है कि आज ये सीलिंग फैंस के अंदर वर्ल्ड नंबर 1 बन चुके हैं एंड इंडिया में भी ये नंबर 1 है सीलिंग फैंस में। देन लाइटनिंग में ये नंबर 3 प्लेयर बन चुके हैं एंड इसका टोटल मार्केट साइज 22,000 करोड़ से ज्यादा है। देन रेजिडेंशियल पंप्स में ये नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं एंड रेजिडेंशियल पंप्स का मार्केट साइज एंड एग्रीकल्चर पंप्स का मार्केट साइज कैसा है वो आप यहां पर देख सकते हैं। देन ई कॉमर्स साइट्स पर इनका जो वाटर हीटर है ये नंबर 1 ब्रांड है एंड जो एयर कूलर है ये नंबर 2 ब्रांड है। देन उन्हें क्या किया था कि बटरफ्लाई ब्रांड का एक्विजिशन किया था, यहां पर ये नंबर 5 पोजीशन से नंबर 3 पोजीशन पर आ चुके हैं एंड इसका मार्केट साइज 25,000 करोड़ से ज्यादा है। तो क्या है कि अभी ये ऐसे सेगमेंट्स में कंपीट कर रहे हैं एंड उसमें लीडरशिप पोजीशन अचीव कर चुके हैं जिसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज काफी बड़ा है
एंड लॉन्ग रन में इसका काफी बेनिफिट भी होता है। तो क्या है कि जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट लीडरशिप पोजीशन अचीव कर लेता है एंड उसका टोटल एड्रेसेबल साइज भी काफी बड़ा होता है, तो उसकी शैडो में बाकी प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस भी इजिली मार्केट में बन जाती है एंड फर्दर नए प्रोडक्ट्स को भी मार्केट में लीडरशिप पोजीशन में लाने में काफी आसानी हो जाती है। ये अपने प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडरशिप पोजीशन होल्ड करने के साथ साथ ये प्रीमियमाइजेशन की थीम पर भी प्ले कर रहे हैं। सीलिंग फैन सेगमेंट में कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके एमआरपी 10,000 से भी ऊपर हैं एंड इन प्रोडक्ट्स में इन्होंने खुद की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी को यूज किया हुआ है। सिर्फ सीलिंग फैंस में ही नहीं, बाकी भी और कई तरह के प्रोडक्ट्स में ये प्रीमियमाइजेशन ला रहे हैं। प्रीमियम प्रोडक्ट्स का बेनिफिट ये होता है कि कंपनी को मार्जिन्स यहाँ पर काफी अच्छे मिलते हैं। तो Q3 फाइनेंशियल 26 में इन्होंने जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उसमें पावर बैंक्स है, मोबाइल चार्जर है, स्टेबलाइजर है, सुपर कूल एलसीडी मोटर है एंड देन कुछ सीलिंग फैंस के मॉडल्स हैं, उसका स्मार्ट चिमनीज है, इंफ्रारेड कुकटॉप है एंड और भी कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद वायर्स एंड केबल्स में भी इन्होंने नई एंट्री ली है एंड इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज भी काफी बड़ा है। तो बटरफ्लाई ब्रांड का इन्होंने जो एक्विजिशन किया था उसके थ्रू ये किचनवेयर के कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं एंड यहाँ पर भी रेवेन्यू में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ग्रोथ है। यहाँ पर Q3 फाइनेंशियल 26 में 245 करोड़ की रेवेन्यू सिर्फ बटरफ्लाई ब्रांड से आई है। प्रीवियसली ये क्रॉम्पटन 1.0 की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे थे एंड अब इन्होंने क्रॉम्पटन 2.0 स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया है, जिसमें इनोवेशन होगी, प्रीमियमाइजेशन होगी, डिजिटल इनेबलमेंट हो रही है अक्रॉस द वैल्यू चेन एंड फाइनली क्वालिटी के साथ साथ कॉस्ट को भी कंट्रोल करने पर काम किया जा रहा है, जिससे आने वाले टाइम में ये ग्रोथ के साथ साथ अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ नंबर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव्स की बात करें तो डिमांड एनवायरनमेंट वीक रहने के कारण नंबर्स में कुछ इंपैक्ट आया है। उसके बाद जीएसटी में रेट कट के चलते भी इन्हें क्विकली प्राइसेस को ड्रॉप करना पड़ा। इन सबका इंपैक्ट नंबर्स पर आया है, लेकिन स्ट्रेटेजी 2.0 के तहत जो नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर मार्जिन्स भी अच्छे हैं, टिकट साइज भी हायर है एंड टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज भी काफी बड़ा है। तो ये सारी चीजें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बिजनेस के अंदर री-रेटिंग ला सकती हैं। जब हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट्स के नंबर्स ज्यादा अच्छे नहीं हैं, बट कैश फ्लोज में हम क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी ऑपरेशन से काफी अच्छी कैश जनरेट कर रही है। इनफैक्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी इन्होंने 737 करोड़ की कैश जनरेट की है एंड किसी भी बिजनेस के लिए पॉजिटिव कैश जनरेट करना ये काफी बड़ी बात होती है एंड जो भी कैश जनरेटिंग बिजनेसेस होते हैं ये मार्केट में बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं। एंड हम डेट टू इक्विटी में भी देख सकते हैं इनकी डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.05 है, विच शोज की कंपनी इंटरनल एक्रूवल से ग्रोथ कर पा रही है। आपके सामने मैंने अभी प्राइस टू अर्निंग का चार्ट लगाया है, चाहे आप 3 ईयर के टाइम स्पैन में देखें या फिर 5 ईयर के टाइम फ्रेम में देखें या इनकी फिर 10 ईयर के टाइम फ्रेम में देखें, तो ये अपने लोएस्ट एवर वैल्यूएशन के अराउंड है। तो इस बिजनेस को भी फर्दर स्टडी किया जा सकता है। नेक्स्ट बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट से है एंड उसमें भी ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो इस इंडस्ट्री के ज्यादातर बिजनेसेस के अंदर क्या होता है कि जब मार्केट एक नया लो लगाती है तो एएमसी के बिजनेसेस के स्टॉक प्राइस में भी काफी करेक्शन होती है एंड जब मार्केट एक नया हाई लगाती है तो इन बिजनेसेस के स्टॉक प्राइस भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स, एएमसी बिजनेसेस के बारे में हमें एक पॉइंट और पता होना चाहिए एंड वो मैं आपको एचडीएफसी एएमसी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से दिखा देता हूं। ये एग्जांपल के लिए है। आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 59 या 48% के अराउंड थे, ये बढ़कर 80% को क्रॉस कर गए एंड 83% तक भी पहुंचे हैं। एंड ऐसा होता क्यों है? एंड ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे बिजनेसेस के पास एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता जाता है, इनको उसी प्रोपोर्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मींस जो सिस्टम्स, जो सर्वर्स इनके ऑलरेडी चल रहे होते हैं उसी पे काम चल जाता है। नई कोई रिसर्च टीम भी हायर नहीं करनी पड़ती है। मींस जो रिसर्च ये पुराने अकाउंट होल्डर्स के लिए करेंगे, नए अकाउंट होल्डर्स के लिए भी सेम रिसर्च ही यूटिलाइज होगी। मींस जिस प्रोपोर्शन में इन बिजनेसेस की सेल बढ़ती है, आप क्लियरली देख सकते हैं एक्सपेंसेस उस प्रोपोर्शन में बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हैं। मार्च 2016 में भी इनके जो एक्सपेंसेस थे ये 775 करोड़ हैं एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनके एक्सपेंसेस रहे हैं 700 करोड़ के अप्रॉक्स, जबकि इस दौरान जो रेवेन्यू है 3x के अराउंड ग्रो हो गई। तो इस इंडस्ट्री से प्रीवियसली हमने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को स्टडी कर रखा है एंड जिस स्मॉल कैप प्लेयर पर हम बात करने वाले हैं वो है कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इनके स्मॉल कैप फंड्स वगैरह कुछ ऐसे हैं जो कैटेगरी एवरेज में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आल्दो जो इनकी मोस्टली स्कीम्स हैं ये वैल्यू से ज्यादा ग्रोथ पर फोकस करते हैं। तो जो भी ग्रोथ ड्रिवन इक्विटी स्कीम्स होती हैं उन्हें अब मार्केट करेक्शन के टाइम अगर कंपेयर करेंगे तो ये वीक दिखाई देंगी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, एंड जब मार्केट ऑल टाइम हाई होती है तब अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये कैटेगरी एवरेज में काफी ऊपर दिखते हैं। तो इनके बिजनेस के अंदर अगर आप इन्वेस्टर सेगमेंट वाइज स्प्लिट देखेंगे तो जो इंडिविजुअल्स का कंट्रीब्यूशन है यानी कि रिटेल्स का कंट्रीब्यूशन ये प्रेजेंटली 87% है। फ्रेंड्स, ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इसमें अगर किसी स्कीम के अंदर इंडिविजुअल्स का कंट्रीब्यूशन हायर है तो ये अच्छा होता है, एंड वो इसलिए क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बहुत बार अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्विच करते हैं अक्रॉस वेरियस स्कीम्स,
जबकि उसके कंपैरिजन में जो इंडिविजुअल्स हैं ये उतना स्विच नहीं करते हैं। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फोलियोज हैं ये क्लियरली कम हुए हैं एंड ये डेफिनेटली मार्केट में करेक्शन का इंपैक्ट है। लेकिन अगर हम मंथली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखें, इसमें ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, विच शोज की एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने अच्छा फंड इन्फ्यूज किया है। उसका नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, नंबर ऑफ ब्रांचेस भी इनकी बढ़ती जा रही हैं। आल्दो की जो वीक मार्केट है उसमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ज्यादा फंड इन्फ्यूज किए हैं, तो इसलिए हमें समवट 22% के अराउंड ग्रोथ देखने को मिली है टॉप लाइन में। तो ये बिजनेसेस असेट लाइट बिजनेसेस होते हैं, तो इसलिए डेट टू इक्विटी इनमें जनरली लोअर ही रहती है, प्रॉफिट मार्जिन्स हायर रहते हैं। तो वैल्यूएशन के लिए राइट मैट्रिक्स होता है प्राइस टू बुक वैल्यू एंड प्रेजेंटली इनकी बुक वैल्यू है 6.9 एंड इसे अगर हम कंपेयर करें HDFC AMC के साथ तो उनकी प्राइस टू बुक वैल्यू है 14.1। उसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में चले जाएं तो DIs में हमें निप्पॉन इंडिया, SBI AMC, आदित्य बिरला AMC, HSP म्यूचुअल फंड, कोटक AMC इन सबकी होल्डिंग देखने को मिलती है। इट शोज कि बाकी AMCs भी इनके बिजनेस पर ट्रस्ट करती हैं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में इस बिजनेस को भी फर्दर स्टडी किया जा सकता है, अदरवाइज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को हमने स्टडी कर ही रखा है। तो अब हम एक मिड कैप पर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक पॉइंट जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए वो ये कि हम जितनी छोटी मार्केट कैप में काम करेंगे, हमारे द्वारा ली गई बेट्स के गलत जाने के चांसेस भी उतने हायर होते हैं। तो इसलिए अगर हम छोटी मार्केट कैप में काम करते भी हैं तो बिजनेस क्वालिटी के साथ हमें कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि वो बिजनेस क्वालिटी ही है जो किसी भी स्टॉक को फिर से रिकवर करा सकती है। तो ऐसे में अगर हमें कोई मिड कैप या लार्ज कैप बड़ी करेक्शन में मिलता है, लेट्स से 30%, 40% और इवन मोर, तो जब वो फिर से अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा या फिर एक नया हाई बनाएगा, वो काफी अच्छी कैपिटल एप्रिसिएशन देता है विद कंपैरेटिवली लोअर रिस्क। तो जिस मिड कैप बिजनेस को हम कवर करने वाले हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट से बिलोंग करता है एंड उसमें भी हाउसिंग फाइनेंस से, जिसमें वो होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग एंड डेवलपर फाइनेंस में काम करते हैं एंड बिजनेस का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो इस तरह के बिजनेसेस में जो इनकी एसेट क्वालिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है या बहुत ही इंपॉर्टेंट KPI होता है जिसे हमें डेफिनेटली ट्रैक करना चाहिए। तो इनका जो ग्रॉस NPA है वो है 0.27% एंड नेट NPA है 0.11%, जो कि काफी अमेजिंग है एंड वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री है। रिटर्न रेशियोज में देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी डिसेंट है। उसके क्या है कि जो इनका बिजनेस है वो यही है कि बोरोइंग पर पैसा उठाना है, देन अलग अलग तरह के लोन्स के रूप में पब्लिक में पैसा देना है एंड दोनों तरह के इंटरेस्ट रेट के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड यहीं से कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पैसा बनाती है एंड इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो है 4% का, जो कि काफी अच्छा है। जनरली 3.5% तक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बेटर माना जाता है, तो ये ठीक ठाक है। उसके बाद बोरोइंग जो मिक्स है वो भी डाइवर्सिफाइड है। इस क्वार्टर में जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें ग्रोथ हुई 23% की, डिसबर्समेंट ग्रोथ हुई है 32% की एंड अलग अलग तरह के जो बिजनेस वर्टिकल्स हैं उनमें किस तरह की ग्रोथ हुई है वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में इनकी जो ग्रोथ रह सकती है वो 21 से 23% की रह सकती है एंड जो मीडियम टर्म में ग्रोथ है वो रह सकती है 24 से 26% की, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ रेट है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जा सकती है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years 14 to 15% की। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्राइस टू अर्निंग इस तरह के बिजनेसेस में नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम हिस्टोरिकल चार्ट लगाकर देखें तो प्राइस टू अर्निंग ऑल टाइम लो के अराउंड है। तो वैल्यूएशन के लिए जो बेटर मैट्रिक्स होता है इस तरह के बिजनेसेस में वो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू एंड प्राइस टू बुक वैल्यू है प्रेजेंटली 3.3 की, जो कि अगेन हिस्टोरिकली लो है। तो बिजनेस का NPA कम है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है दैट इज बजाज ग्रुप की एंड कुछ हद तक ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले हो रहा है। तो टेक्निकली बिजनेस काफी वीक जोन में है, तो इस तरह के बिजनेस को भी हम स्टडी करके रख सकते हैं सो दैट जब स्टॉक प्राइस स्टेबल हो जाए तब कोई डिसीजन लिया जा सके।